नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो 1947 में ₹1 की जो कीमत थी वो $1 के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अभी $1 इक्वल्स टू 78.07 इंडियन रुपीज। मतलब यार 77 से 78 गुना इसकी जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। यार क्या रीजन है इसके पीछे? और यार ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में हर एक कंट्री अपने रिजर्व में डॉलर्स रखना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो में डॉलर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे नजर डाल ली जाए। Two. In fact, the US dollar has become the world's reserve currency. More than $1.8 trillion of U.S. currency is now in circulation around the world. The dollar is strong because the U.S. economy and because people want to hold dollars and the safety of the U.S. dollar. दोस्तों, डॉलर की असली कहानी शुरू होती है 1690 से, जब यूएसए में मैसेच्यूसेट्स और बे कॉलोनी ने पहली बार पेपर नोट्स प्रिंट किए, जिन्हें स्टार्टिंग में यूएसए मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज करने लग रहा था। दोस्तों, डॉलर जो वर्ड है उसकी शुरुआत कहां से होती है, कहां से आया वो? यूएसए ने अपनी आजादी से पहले $2 बिल लॉन्च किया और उसके 9 साल बाद 1785 में जो अमेरिकन पैसे हैं उसे डॉलर का साइन मिला। डॉलर की ग्लोबल करेंसी बनने की शुरुआत यहीं से होती है और तभी से डॉलर को अमेरिकन करेंसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1944 से पहले गोल्ड एक मीडियम था जिसे ग्लोबल करेंसी की तरह यूज किया जाने लग रहा था। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर ज्यादातर देशों की जो इकोनॉमी है वो भी नीचे गिरने लगी और वहीं पे एक कंट्री यूएसए थी जिसकी इकोनॉमी अभी भी वहीं पे खड़ी हुई थी। उसी साल 1944 में 44 यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के 73 डेलीगेट्स ने यूएसए के ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन लिया, जिसके माने तो अब सारी करेंसीज की जो वैल्यू है वो डॉलर के हिसाब से फिक्स होगी। और इसका जो रीजन था वो गोल्ड रिजर्व था जो यूएसए के पास सबसे ज्यादा था। ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट का मोटो था इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रमोट करना, जिसके साथ ही 1944 में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF बनाए गए ताकि ये डॉलर्स में लोन देके डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन करे। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के क्रिएटर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स और अमेरिकन चीफ इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ऑफ द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैरी व्हाइट ने यूएसए के बिहाफ पर कुछ रूल्स बनाए और वो रूल्स कुछ इस प्रकार से थे। नंबर 1, यूएसए को अपने डॉलर की प्रिंटिंग को लिमिटेड नंबर्स में प्रिंट करना होगा। नंबर 2, कोई भी कंट्री $35 के रेट पे यूएसए से डॉलर और गोल्ड को एक्सचेंज कर सकती है। पर यार अपने ही रूल्स पे यूएसए ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। वियतनाम वॉर जो 1955 से 1975 के बीच में हुई, उसके कारण 1971 में यूएसए डिबेट में आ चुका था, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर्स टू गोल्ड की जो स्कीम है टेम्परेरी क्लोज कर दी थी और फाइनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा गोल्ड मांगे जाने पर एकदम डिनाई कर दिया गया, जिसके बाद डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे गिरने लगी। तो यार पहले क्या होता था, अगर दो कंट्री को आपस में ट्रेड करनी होती थी अपने सामानों की या किसी भी चीज की, यार तो गोल्ड की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब से ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद से करेंसी तो जा चुकी थी कंट्रीज के पास डॉलर्स में, तो जो ट्रेड होने लगी ना वो करेंसी बेस्ड ट्रेड होने लगी। लेकिन यार यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है निकल के कि वियतनाम वॉर के बाद यूएसए ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे अपने डॉलर्स डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए, लेकिन यूएसए के खुद के पास देने के लिए उसके बाद कुछ नहीं बचा था। कुछ बचा था तो वो थी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर। साल 1973 में यौम किपुर वॉर जो अरब इजराइल के बीच में चल रही थी, तभी यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एक डू और डाई ऑफर लेके अरब के किंग फैजल के पास पहुंचते हैं। उसका जो ऑफर था उसके अकॉर्डिंगली पहले क्या होता था, अरब में ऑयल की जो ट्रेड होती थी वो गोल्ड के ऊपर होती थी। तो यार यूएस प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचते हैं और वो एक ऑफर देते हैं उनको कि अब जो है
डॉलर्स में ट्रेड कीजिए आप, यानी डॉलर्स में बेचिए अपना जो ऑयल है और बदले में मैं आपको मिलिट्री फोर्स और टेक्नोलॉजी दूंगा। और यहाँ पे अगर प्रिंस जो है यानी किंग जो है अरब के वो डिनाई कर देते हैं तो उनको यौम किपुर वॉर की वार्निंग दी जाती है, मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो धमकी। और सिर्फ अरब ही नहीं, अरब के साथ यूएस ने ओपीईसी के जितनी सारी कंट्रीज हैं सबको मिलिट्री फोर्स और टेक्नोलॉजी देने का वादा किया और इस तरह पेट्रो डॉलर की शुरुआत हुई। बाकी जितनी सारी कंट्रीज हैं वो ऑयल के बदले यूएस डॉलर्स देने लगे और ये रीजन है ऑयल की डिमांड बढ़ते बढ़ते आज यूएस डॉलर 78 इंडियन रुपीस तक पहुंच चुका है। दोस्तों 2019 के फोर्थ क्वार्टर तक आईएमएफ की रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड के लीडिंग सेंट्रल बैंक अपने 60% ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करते हैं, बाकी 20% ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में यूरो से होते हैं, बाकी बचे हुए 20% ट्रांजैक्शन जापानीज करेंसी में और ओमानी करेंसी में होते थे। अब यार यहां पर एक सवाल उठता है, जितनी सारी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे यूरो हैप्पीली एक्सेप्टेड है, फिर भी यूरो मोस्ट पावरफुल करेंसी में क्यों नहीं काउंट होता है? 2014 में यूरो डेब्ट क्राइसिस के बाद में यूरो एक पॉपुलर करेंसी नहीं बन पाया था। ये मेन कारण है। साल 2016 में चाइना का युआन डॉलर उभर के आती है करेंसी और चाइना में आपको पता ही, हम सबको पता है यार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारी की सारी वहीं पे ही है। तो अब चाइना जो है वो डिमांड करता है ग्लोबल करेंसी बनने के लिए कि जितना ट्रेड्स होती हैं कंट्रीज के बीच में वो हमारी करेंसी से करो भाई। और यार जिस तरीके से चाइना में ना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उससे ना मतलब पॉसिबल भी है, हो भी सकता है कि चाइनीज यन डॉलर्स एक ग्लोबल करेंसी बन जाए। और यार इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं, जरा सा सोचो बस, और कुछ नहीं करना, जस्ट थिंक। अब यहां पे हम हमारी करेंसी की बात करते हैं, रुपए के ग्लोबल करेंसी ना होने के 4 मेजर रीजंस हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। जिसमें पहला रीजन है रुपए का जो शेयर है वो ग्लोबल मार्केट में नेग्लिजिबल है। इंडियन करेंसी वर्ल्ड में 5 फ्रेजिल करेंसी में काउंट की जाती है और रुपए का करेंसी मार्केट में ट्रेड होना एकदम लो है। इंडियन रुपी पूरी तरीके से अभी तक कन्वर्टिबल करेंसी नहीं बन पाया है। ये कुछ मेजर रीजंस हैं मुझे लगता है जिसकी वजह से हमारी करेंसी ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाई है और नहीं बन सकती फिलहाल के जो स्टैट्स हैं जो दिख रहा है उसके हिसाब से। कैसी लगी यार वीडियो, इन्फॉर्मेशन कैसी थी, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना है। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।